प्यारे विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स अध्याय 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य का अध्ययन करेंगे। आज के वीडियो में हम पूरा इस अध्याय में जो इंट्रोडक्शन है, साथ ही साथ जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, परिभाषिक शब्द है, थ्योरेटिकल भाग पूरा समझाएंगे। इसको आप अच्छे से समझ लेंगे तो ऑब्जेक्टिव टाइप यहीं से बना करते हैं, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और इसके पहले के वीडियो आप क्लास 12 फिजिक्स प्लेलिस्ट पर देख लीजिएगा। सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को हमने वहाँ पर हल करके समझाया है सरल विधि से। वे वीडियो भले पिछले साल के हैं, लेकिन इस वर्ष भी सिलेबस वही सेम है, इसलिए इम्पोर्टेंट बहुत हैं, आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखते हैं परिभाषिक शब्द चुंबक किसे कहते हैं, है ना। छोटी सी बात है, आप जानते हैं, सब कोई जानता है, लेकिन लिखने की बारी आती है तो शब्द गलत हो जाते हैं यदि पढ़े नहीं हो तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। चुंबक लिखा हुआ है वह पदार्थ जो चुंबकीय वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है और स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर सीधे उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर जाता है, चुंबक कहलाता है। ठीक है। और यह गुण चुंबक का जो होता है, जो चुंबकीय वस्तु जैसे लोहा इत्यादि को अपनी ओर आकर्षित करने का जो गुण हुआ, इस गुण को चुंबकत्व कहते हैं। अब प्यारे विद्यार्थियों, चुंबक जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक चुंबक, दूसरा कृत्रिम चुंबक। अब प्राकृतिक नाम ही से स्पष्ट है, प्राकृतिक यानी प्रकृति प्रदत्त, है ना। यानी जो चुंबक प्रकृति से प्राप्त होते हैं उसे प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। अब आप कह रहे होंगे सर ये तो सब छोटी छोटी सी बात। अब देखिए यहाँ पर अब पूछ लिया जाए कि चुंबक का सूत्र लिखिए, तो ये देखिए चुंबक का सूत्र होता है Fe3O4, है ना। मैग्नेटाइट इसका उदाहरण है। ठीक है, तो ये चुंबक का सूत्र हुआ, याद रखिएगा, है ना। फिर कृत्रिम चुंबक, कृत्रिम चुंबक यानी मानव निर्मित चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं, जो मानव अपनी आवश्यकता अनुसार बनाता है जिन्हें। तो ये चुंबक भी दो प्रकार के होते हैं, पहला स्थायी चुंबक, दूसरा अस्थायी चुंबक। तो स्थायी चुंबक के बारे में जान लेते पहले कि इनका चुंबकत्व नाम ही स्पष्ट है ना कि स्थायी रहेगा, तो इनका चुंबकत्व शीघ्र नष्ट नहीं होता। यद्यपि कुछ परिस्थितियों में हो सकता है, जैसे अगर ठोका जाए, पीटा जाए, गर्म किया जाए तो चुंबकत्व क्षीण होने लगता है, पर जल्दी नष्ट नहीं होता है, शीघ्र नष्ट नहीं होता है ना। जैसे दंड चुंबक या नाल चुंबक, ये जो आप प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं, वो भी स्थायी चुंबक का उदाहरण है। ये कैसे बनाए जाते हैं? इस्पात, कोबाल्ट तथा निकेल इत्यादि से बनाए जाते हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन जाता है कि स्थायी चुंबक काय के बने होते हैं, तो प्रायः इस्पात के बने होते हैं। ठीक है। अब बात आती है अस्थायी चुंबक की। तो अस्थायी चुंबक यानी इनका चुंबकत्व अस्थायी होता है, इन्हें इच्छा अनुसार चुंबकित कर सकते हैं या फिर विचुंबकित कर सकते हैं। जैसे बड़ी बड़ी जो क्रेन होती है ना, उनसे वजन उठाने के लिए उसमें पहले चुंबक उत्पन्न कर देते क्रेन में, तो बड़ी बड़ी कारों को उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान रख देता है, फिर विचुंबकित कर देते हैं तो वो वहाँ पर उसे छोड़ देता है। यानी क्रेन, विद्युत क्रेन वगैरह में भी इस्तेमाल होता है। विद्युत चुंबक जो भी होते हैं वो सब अस्थायी चुंबक होते हैं, है ना। विद्युत घंटी इत्यादि में भी इस्तेमाल होता है। अब इनको कैसे बनाया जाता है? इनको नर्म लोहे से बनाया जाता है ना। अस्थायी चुंबक को या विद्युत चुंबक को नर्म लोहे से बनाया जाता है। ठीक है। आप कुछ महत्वपूर्ण नोट्स हैं, इनको आप अच्छे से याद भी कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं और लिख लेना आप आराम से। इसमें देखिए प्रथ्वी एक स्वयं क्या है, एक प्राकृतिक चुंबक है, बहुत बड़ा चुंबक है प्रकृति, क्योंकि पृथ्वी एक स्वयं एक चुंबक है, क्योंकि पृथ्वी में भी दो ध्रुव होते हैं, एन ध्रुव और एस ध्रुव होते हैं ना। और इसके बाद है दूसरा पॉइंट कि चुंबक के दो ध्रुवों को कभी अलग नहीं किया जा सकता। चुंबक का एक छोटा से छोटा अणु भी होता है, अपने आप में पूर्ण चुंबक होता है। ठीक है। अब चुंबक को अंग्रेजी में मैग्नेट कहते हैं, तो वो भी आप जान जाइए कि मैग्नेट क्यों कहा गया। कि चुंबकीय अयस्क जो लोहे का ही एक अयस्क है, चुंबकीय अयस्क ग्रीस में एशिया के माइनर में मैग्नीशिया जिले में पाया गया। तो मैग्नीशिया जिले में पाया गया, इसलिए इसको मैग्नेट वो करके इसका नाम बाद में पड़ा। ठीक है ना। अच्छा, एक कई बार पूछ लेता है म्यू मेटल क्या है, म्यू मेटल क्या है?
तो म्यू मेटल एक प्रकार का विद्युत चुंबक बनाने के लिए इस्तेमाल करने वाला पदार्थ है जिसमें 76% निकेल होता है, 17% लोहा होता है और 4% तांबा, 3% क्रोमियम होता है। ये म्यू मेटल कहलाता है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। कुछ और परिभाषिक शब्द जान लेते हैं क्योंकि इन्हें भी जानना जरूरी है। चुंबकीय ध्रुव किसे कहते हैं? चुंबकीय ध्रुव किसे कहते हैं? तो चुंबक जो होता है उसके सिरे पर जिन बिंदु पर चुंबकत्व सर्वाधिक होता है, चुंबकत्व सर्वाधिक होता है उसको हम क्या कहते हैं? चुंबकीय ध्रुव कहते हैं, चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल किनारे नहीं होते बल्कि चुंबक के अंदर होते हैं। ध्यान रहे, 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होते हैं। जैसे मैं कुछ बताऊं तो यहाँ पर देखिए चुंबक बना दिए अपन ने, तो ये जो किनारा कहलाए यहाँ नहीं है बल्कि ये चुंबक के थोड़ी सा ये अंदर होते हैं। ठीक है, यहाँ पर चुंबकत्व सर्वाधिक होता है इन बिंदु पर, तो इनको अपन क्या कहते हैं? चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। अब बात आती है कि प्रभावकारी लंबाई किसे कहते हैं? तो किसी चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को चुंबक की प्रभावकारी लंबाई कहते हैं। इसे 2L से दर्शाया करते हैं, 2L से, है ना। अब क्यों दर्शाते हैं? एक प्रकार से चिन्ह पर पार्टी समझ लीजिए, क्योंकि डेरिवेशन में करेंगे तो कैलकुलेशन ईजी होता है, इसलिए 2L से दर्शाते हैं। चुंबकीय अक्ष किसे कहते हैं? तो किसी चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। प्यारे विद्यार्थी, चुंबक की प्रभावकारी लंबाई और ज्यामितीय लंबाई अलग अलग होती है। ये देखिए यहाँ पर जैसे हम इसको बोल रहे हैं चुंबक है ये पूरा, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर हम स्केल से नापें तो ये इसकी क्या कहलाएगी? ज्यामितीय लंबाई। लेकिन दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी बोलूँ यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो ये क्या कहलाएगी? प्रभावकारी लंबाई। यानी प्रभावकारी लंबाई छोटी होती है और ज्यामितीय लंबाई बड़ी होती है। इनमें एक संबंध भी होता है। क्या संबंध है? चुंबक की प्रभावकारी लंबाई बराबर 5/6 गुणित चुंबक की ज्यामितीय लंबाई। एक उदाहरण से समझें कि अगर कोई चुंबक 6 सेंटीमीटर लंबा है तो उसकी प्रभावकारी लंबाई कितनी होगी? तो सूत्र भी हमने बताया आपको, क्या बताए हैं कि प्रभावकारी लंबाई बराबर क्या होगा? 5/6 गुणित ज्यामितीय लंबाई, है ना, ज्यामितीय लंबाई। तो हम ज्यामितीय लंबाई कितनी कह रहे हैं? 6 सेंटीमीटर, तो 5/6 ये रहा। ज्यामितीय लंबाई का मान रख दिए 6, 6 से 6 कट गया, तो प्रभावकारी लंबाई निकल गई कितनी? 5 सेंटीमीटर। यानी ज्यामितीय लंबाई कितनी थी? 6 सेंटीमीटर, तो प्रभावकारी लंबाई कितनी निकल गई? 5 सेंटीमीटर, है ना। यानी कि छोटी हुई ना कौन? प्रभावकारी लंबाई। ये यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। अब बात ये ध्रुव प्रबलता किसे कहते हैं? नाम ही स्पष्ट है, ध्रुव की शक्ति, है ना। किसी चुंबक की या चुंबकीय द्विध्रुव की ध्रुव प्रबलता उसकी वह शक्ति है जिससे वह चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करती है। अब ये पूछ लिया जाता है कि चुंबकीय ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक क्या है? ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक होता है एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर। अब विमीय सूत्र क्या हो जाएगा भाई? एम्पियर को ए से दर्शाते हैं, मीटर लंबाई का मात्रक है तो एल से दर्शा देंगे, तो ए एल भी कह सकते हैं। यह ऐसा है m0 L और T0 A, यानी L और A रहेंगे बाकी 0। शॉर्ट में अपन LA भी लिख सकते हैं। और यह एक अदिश राशि है। कौन अदिश राशि है? ध्रुव प्रबलता। अब ऐसे ही तो छोटे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, सत्य सत्य में दे दिया ध्रुव प्रबलता एक अदिश राशि है, अब बताओ सत्य है या असत्य है। तो इसलिए डिटेल से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ कि यदि चुंबकीय तीव्रता है उसको B से दर्शा रहे हैं तो B से कब दर्शाएंगे? और कई बार तो S से भी दर्शाते हैं। तो अब कहाँ B से दर्शाते, कहाँ S से दर्शाते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, जब चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम में, मतलब कहने सरल भाषा बता दूं कि किसी चुंबक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख देंगे तो वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को अपन B से दर्शाएंगे, यानी B एक प्रकार से सापेक्षिक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है ना। चुंबक के सापेक्षिक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। जब चुंबक चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय माध्यम में हो तो उस स्थिति में
तीव्रता को, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को B से दर्शाते हैं। इसका मात्रक इस स्थिति में एम्पियर मीटर भी आप कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर चुंबक को वायु या निर्वात में रख दो, वायु या निर्वात में रख दो, या कोई अचुंबकीय माध्यम में रख दो, तो वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी, तो उसको H से दर्शाएंगे। इसको अपन मात्रक वेबर भी कह सकते हैं, ठीक है, इस स्थिति में। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि उत्तरी ध्रुव रहता है, उसकी ध्रुव प्रबलता हमेशा धनात्मक मानी जाती है। उत्तरी ध्रुव की ध्रुव प्रबलता धनात्मक और दक्षिणी ध्रुव की ध्रुव प्रबलता ऋणात्मक मानी जाती है। अब बहुत बार ये इस्तेमाल होगा ये शब्द कि चुंबकीय द्विध्रुव किसे कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव किसे कहते हैं। तो इसको थोड़ी सा आप अच्छे से समझ लीजिए कि यदि समान प्रबलता के दो विजातीय ध्रुव, समान प्रबलता के दो विजातीय ध्रुव एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर स्थित हों, तो इस व्यवस्था को चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। अब यहाँ पर थोड़ी सा बात ये समझना आपको आवश्यक है कि चुंबकीय द्विध्रुव को कई किताब में निकाय बोल देता है कि चुंबकीय दो ध्रुवों से बना हुआ निकाय है। तो एक प्रकार से अगर बहुत गहराई से देखा जाए तो यह निकाय नहीं है, चुंबकीय द्विध्रुव निकाय नहीं है, इसको संकाय नहीं माना जा सकता। क्यों नहीं माना जा सकता? क्योंकि अभी आपने पढ़ा ना कि जो चुंबकीय ध्रुव हैं उनको कभी अलग अलग करना संभव नहीं है। तो निकाय तो भाई, अगर निकाय कह रहे हैं तो एक जैसे विद्युत, हाँ विद्युत द्विध्रुव, वहाँ पर निकाय बोल सकते हो उसको। क्यों बोल सकते हो? क्योंकि एक अकेले आवेश का वहाँ पर ये प्लस क्यू और यहाँ पर माइनस क्यू, एक अकेले आवेश का स्वतंत्र आवेश रह सकता है, अस्तित्व रह सकता है, लेकिन एक अकेला ध्रुव का अस्तित्व नहीं रह सकता कि हम n ध्रुव अलग से कहीं बना दें, ऐसा संभव नहीं है। एक छोटा से छोटा अणु भी होगा तो उसमें दो ध्रुव होंगे। तो यह एक प्रकार की व्यवस्था है, यह स्वयं अपने आप में एक अणु है, इसलिए इसको एक निकाय नहीं बोला जा सकता है ना। पर इसको ऐसी परिभाषा बोलेंगे व्यवस्था है करके तो ज़्यादा सही है, ठीक है। अब इसके बाद चुंबकीय यामोत्तर किसे कहते हैं? चुंबकीय यामोत्तर तो ऐसा कहें कि यदि एक चुंबक है उसको स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए तो चुंबक के चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर तल चुंबकीय यामोत्तर कहलाता है। थोड़ी सा ऐसा समझाऊं कि जैसे ये चुंबकीय अक्ष हो जाएगा, ये चुंबकीय अक्ष हो जाएगा, ऐसे गुजरेगी लाइन, तो यहाँ से ऐसे बीच से जाएगी। अब हम कहें कि ऐसा तल जो इससे बिल्कुल लंबवत ऊर्ध्वाधर गुजर रहा है, कुछ इस टाइप से खड़ा ऐसा गुजर रहा है, यहाँ समझ लो एक ब्लेड से आप इसको खड़ा करके ऐसे करके काट रहे हैं ऐसा, तो वो जो तल कहला जाएगा ऊर्ध्वाधर तल इस टाइप से, तो वो कहलाएगा चुंबकीय यामोत्तर। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये कुछ परिभाषित शब्द हैं। अब यहाँ पर एक और शब्द आया करता है, मैं बता दूँ, चुंबकीय आघूर्ण। वैसे आप जानते होंगे चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण को कैपिटल M से दर्शाते हैं। इसका सूत्र कैपिटल M बराबर होता है स्मॉल m गुणे 2L, ये होता है। तो परिभाषा तो ऐसे बना सकते हैं कि किसी चुंबक का जो ध्रुव प्रबलता है और उसकी प्रभावकारी लंबाई का गुणनफल चुंबकीय आघूर्ण कहलाता है, लेकिन यह सदिश राशि होती है, यह एक सदिश राशि होती है, ठीक है ना। अब इसका अगर हम मात्रक की बात करें तो मात्रक आप निकाल सकते हैं। यहाँ से देखिए, इसको आप एम्पियर से बोल देंगे ना, एम्पियर मीटर, ध्रुव प्रबलता का मात्रक हुआ था तो एम्पियर, एम्पियर, एम्पियर मीटर, ये एम्पियर मीटर। काय का मात्रक है इसका, और लंबाई का मात्रक होता है मीटर, तो ध्रुव चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या बन जाएगा? एम्पियर, एम्पियर और मीटर स्क्वायर। काय का मात्रक? ये m, कैपिटल M का मात्रक, कैपिटल M यानी चुंबकीय आघूर्ण, और ये सदिश राशि है। इसकी दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। ये चुंबक के अंदर की बात है ना। चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हमेशा, जो बल रेखाओं की दिशा होती है वो N ध्रुव से S ध्रुव की ओर होती है, ऐसी होती है, बंद वक्र बनाती है। अभी हम चर्चा करेंगे ना कि चुंबकीय बल रेखा क्या है, इनके गुण वगैरह। तो चुंबकीय, अभी बात हो रही थी चुंबकीय आघूर्ण की। चुंबकीय आघूर्ण कौन सी राशि है? सदिश राशि है। इसके बाद प्यारे विद्यार्थी बात करते हैं, चलिए चुंबकीय बल रेखा की ही बात कर लेते हैं। चुंबकीय बल रेखा क्या है, इसके गुण लिखिए। तो चुंबकीय बल रेखा किसे कहते हैं?
चुंबकीय बल रेखा ये है चुंबकीय बल रेखा, है ना। तो इसकी परिभाषा ऐसा है कि किसी चुंबक के चारों ओर वह काल्पनिक निष्कोण वक्र जिस पर एकांक उत्तरी ध्रुव स्वतंत्रता पूर्वक गमन कर सकता है, ये क्या कहलाती है? चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं, है ना। चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। अब इनके गुण हैं, तो इनके गुण बहुत सारे हैं, अभी मैं बता रहा हूँ, आप इसको लिख भी लीजिएगा, है ना। ये पहला कि जहाँ पर ये सघन होती है वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है, जहाँ विरल होती है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम होती है। ये लंबाई के अंदर सिकुड़ने का कार्य करती हैं, यानी ये समझ लो ऐसे पास पास आने का कार्य करती हैं। इससे पता चलता है कि विजातीय ध्रुव में आकर्षण होता है, और लंबाई के लंबवत यानी ऐसे डायरेक्शन में फैलने का कार्य करती हैं, यानी विजातीय ध्रुव में प्रतिकर्षण होता है। और महत्वपूर्ण गुण ये है कि चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती, ये बल रेखा कभी नहीं काटती, ऐसा नहीं होता है, ऐसे करके क्रॉस नहीं होता। क्यों नहीं होता? उसका रीज़न ये है कि चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, जैसे यहाँ पर हम स्पर्श रेखा खींच दें, तो ये उस बिंदु पर किसको दर्शाएगी? उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाती है। तो अब बताइए आप कि अगर ये चुंबकीय बल रेखा ये और ये काट रही है, तो यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचे अपन ने ये, और इसकी स्पर्श रेखा खींचे ये, तो किसी चुंबक का ही होंगे ना बल रेखा, तो उसका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक बिंदु पर तो एक ही होगी ना, दो दिशा एक बिंदु पर होना संभव नहीं है। इसलिए चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती। तो चुंबकीय बल रेखा की कुछ विशेषताएं थी। अब इसके बाद आता है आणविक सिद्धांत, है ना। आणविक सिद्धांत, चुंबकत्व का आणविक सिद्धांत, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको आप देखिएगा, ये इस प्रकार से है कि चुंबक का आणविक सिद्धांत, इसकी परिकल्पना दी थी वेबर ने, और इविंग ने इसका प्रतिपादन किया था। इसके अनुसार कि छोटा से छोटा चुंबक होता है, अपने आप में पूर्ण चुंबकत्व होता है उसमें, और इसमें और डिटेल में लिखा हुआ आप पढ़ लीजिएगा। ये कहा गया कि जब चुंबक को किसी अचुंबकित अवस्था में रखा जाता है तो उसके छोटे छोटे अणु कैसे बना लेते हैं? बंद संरचना बनाए रहते हैं। जैसे इस टाइप से एक अणु है, तो एक अणु ऐसा रहेगा, तो दूसरा अणु ऐसा रहेगा, और तीसरा अणु ऐसा रहेगा। तो कौन सी अवस्था में रहेगा? अचुंबकित अवस्था में। कभी आकृतियाँ ऐसी भी हो सकती हैं, ऐसी ऐसी ऐसी, ये इस टाइप से, है ना, बंद बना लेती, बंद डिजाइन बनी रहती हैं। क्यों? क्योंकि एन ध्रुव एस से एस ध्रुव एस, एक छोटा से छोटा अणु, उसमें कौन से दो ध्रुव हैं, एन और एस, तो ये एन जो है इसका एन सिरा, ये दूसरे के एस के पास आ जाता है, एस के पास रहता है, और ये एन है इसका, ये एक और अणु रहेगा उसके एस के पास रहेगा। इस प्रकार ये क्या होती है? एक इस ऐसी 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 व्यवस्था, या ऐसी 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 व्यवस्था, बंद व्यवस्था में इसके छोटे छोटे अणु समूह में बने रहते हैं। कब? जब ये अचुंबकित अवस्था में रहता है, अचुंबकित अवस्था में रहता है। लेकिन जब चुंबकित अवस्था में होता है, यानी बाह्य चुंबक इस पर चुंबकीय क्षेत्र इस पर आरोपित करें, है ना, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करें, इस साइड से हम एन ध्रुव रख दें, एन ध्रुव रख दें, और इस साइड एस ध्रुव रख दें इस साइड, तो क्या होगा कि ये जो भिन्न भिन्न संरचनाएं हैं ये टूटने लगेंगी, और इसके अणु संरेखित हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? संरेखित हो जाएंगे, सभी एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे, और इसमें जो पदार्थ है, जो चुंबकीय पदार्थ है, इसमें चुंबकत्व का गुण आ जाएगा। सभी एन ध्रुव जो रहेंगे वो एस की साइड हो जाएंगे, और एस ध्रुव, इसके जो छोटे छोटे अणु हैं उनके एस ध्रुव एन सिरे की ओर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये मैं स्क्रीन में लगा दिया हूँ, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार हमने जो मुख्य थ्योरेटिकल बातें थी, इसमें हमने आज के वीडियो में बता दिए हैं। आगे की वीडियो में हम कूलाम्ब का नियम और डेरिवेशन भाग जो इसके हैं, दो प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि किसी दंड चुंबक के कारण अक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, निरक्षीय स्थिति पर तीव्रता ज्ञात करना, और जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे अगले वीडियो पर हम कवर करा देंगे। लेकिन आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिएगा, ताकि आगे आप ही को फ़ायदा हो और आगे वीडियो मिल सके। वैसे 12th फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के, सभी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी हम दे चुके हैं।
आप प्लेलिस्ट पर देखिएगा, ये चैनल आप ही का है, आप ही के लिए समर्पित है। सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़ और अपने दोस्तों तक शेयर भी करें। और यह प्रयास अच्छा लगता है तो सुपर थैंक्स के माध्यम से कुछ हेल्प भी कर सकते हैं। थैंक यू विद्यार्थियों, मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो पर। जय हिंद।